चलिए, अब कुछ आखिरी के प्रश्न हैं जिनको हम निपटाएंगे और 300 क्वेश्चन को हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे। क्योंकि देखो भाई, मेरे भी व्यूज आए चाहे ना आए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज को पड़ता है कि मैंने जो बोला है उस चीज को मैं करूं, और आप भी अपने लाइफ में इस चीज को जरूर करना। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है। भाई गलत बात है, त्रुटियां ही तो सिखाती हैं आपको। अगर त्रुटि नहीं होगी तो आप कर ही नहीं सकते। अब अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों का एग्जाम्पल मैं बहुत सीधा सा जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिगम मतलब कि होता है सीखना, और सीखना मतलब कि कुछ भी। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हो, छोड़ दो बाइक को, गोली मारो इसको, आप साइकिल चलाना सीखते हो। जब साइकिल चलाना सीखते हो तो आप पहली बार में चला पाते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। आप गिरते हो, गलतियां करते हो, बोला जाता है कि अरे सामने देखो सामने, तो आप पता चले पैडल देखते हो। तो पैडल जब देखते हो तो पैडल बार बार बोला जाता है अरे पैडल मत देखो, बट फिर भी आप बार बार पैडल देखते हो, और ये हर किसी के साथ होता है। तो ये त्रुटि करते हो तभी तो चीजों को सीखते हो कि नहीं पैडल देखेंगे तो गिर जाएंगे, सामने देखना है, पैडल को बस मारते रहना है अनुभव के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो भूमिका होती है त्रुटियों की। त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर के खत्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। या तो त्रुटि कर रहा है तो साइकिल, बोल रहा हूं ना आगे देखने के लिए, नीचे देख रहा है, चल छोड़ इधर, साइकिल दे इधर, नहीं चलाना तुझे, तो वो सीख पाएगा कभी? तो इनाम नहीं देना है, और इनाम ये नहीं देना है, और सजा भी ये नहीं देना है भाई। ठीक है, त्रुटि पर इनाम तो दिया नहीं जा सकता भाई कि चलो बहुत बढ़िया तुमने गलती करी, ये लो एक चॉकलेट। तो बच्चा तो हमेशा गलती करेगा, और सजा दे दोगे तो बच्चा सीखेगा ही, ये भी गलत बात है। त्रुटियों पर चर्चा करनी चाहिए, विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विश्लेषण मतलब होता है चीजों को तोड़ तोड़ करके। जैसे कि ये तीन तीन जैसे कि एक चॉकलेट है इतने लंबा सा, 3 घर में लोग हैं, तो इसको हम लोग विश्लेषित करके दे सकते हैं, एक तू खा ले, एक तू खा ले, एक तू खा ले। तो इस तरीके से समस्या पर भी, त्रुटियों पर, गलतियों पर भी आप चर्चा कीजिए। अब आप अपने बच्चे को ले गए साइकिल सिखाने के लिए, तो उससे चर्चा कीजिए, देखो बेटा होता ऐसा है कि जो साइकिल है ना, ये साइकिल है, ठीक है। अब इस साइकिल पे ये देखो, ये पहिया है, जो इस पर अगर आप देखोगे तो आप आगे नहीं देख पाओगे ना, आप कहीं दीवार में लड़ सकते हो। तो बात ऐसी है कि सामने देखो, हम तो है ना पीछे, हम आपको धक्का देंगे, आप बस हैंडल को घुमाओ, आगे पीछे करो और सीख जाओगे। तो त्रुटियों पर चर्चा करनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में अगर गलती होती है तो चीजें हो सकती हैं। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की खोज स्वयं करें और सुधारने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं है। वो कई बार अपने त्रुटियों को खुद खोजते हैं, अगर कोई नहीं है तो खुद ही करना पड़ेगा। आंसर नंबर फर्स्ट थर्ड जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं कि कितना समझाते हो, क्या जरूरत है समझाने का, क्वेश्चन आंसर फटाफट बता दो। भाई पेडागोजी है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मन करे तो इंसान नहीं पढ़ता है, कोई बात नहीं है। हमें तो भाई व्यूज के लिए वैसे भी नहीं छापना है कि हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा करके व्यूज ले लें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा के। वो करने हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो सीख सकते हो। 4 बच्चे 5 बच्चे भी मेरे अगर लगाने से शिक्षक बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बड़ा नंबर है। एक आदमी की जिंदगी अगर बदल देता है तो बहुत अच्छा काम करता है। चलिए, हमारे ऑफलाइन बैचेस में तो जितने बच्चे हैं सबका सिलेक्शन होना ही है, 2-4 बच्चों को छोड़ के, क्योंकि हर जगह अपवाद है। लेकिन ऑनलाइन में मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ करा जाए, तो वो मैं करता हूँ जो दिल से करना होता है, जो पूरा मन लगा के करना होता है। तो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो देखिए, अब यहां पर देखेंगे कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो देखिए, जो हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो लर्निंग के अंदर, ठीक है, लर्निंग के अंदर क्या हमारे इमोशंस नहीं होते हैं क्या? जब हमें इमोशन आते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम टीचर भर्ती को लेकर के बहुत इमोशनल हैं, कभी कभी सोच सोच के ऐसा लगता है यार कि भर्ती क्यों नहीं आ रही, आती तो क्या सब पूरा जी जान लगा देते भर्ती को लेकर के। कई बार बच्चा रोता भी है, कई बार खुश भी होता है कि चलो अब भर्ती आ गई है, अब सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर रोता है इस चीज को लेकर के, अफसोस जताता है इस चीज को लेकर के, मेरा नहीं हो पाया। रीजन क्या है? क्योंकि कई हद तक लर्निंग जो है ना इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। इमोशंस के साथ नहीं जुड़ा है, ये गलत बात है। सकारात्मक संवेग अधिगम सूचना प्रसंस्करण नकारात्मक कर देता है। इमोशनल अगर अच्छा है तो क्या आप अधिगम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। नकारात्मक संवेग प्रभावित करता है क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आप इमोशनल नहीं हो, आप हमेशा दिन भर रोते रहते हो, तो आप कोई चीज सीख सकते हो क्या? कभी नहीं सीख सकते। आप हमेशा टेंशन में रहते हो, एकदम डर का एक भय है आपके अंदर, ठीक है, आप एकदम डरे हुए हो, तो आप कभी भी लर्निंग नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, आपको दोनों को बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा और आंसर नंबर फर्स्ट को आंसर करके आगे भी बढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए 93 पे चलते हैं।
एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरीके के लक्ष्य का उदाहरण है? अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हो और अपनी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना चाहते हो, और उसके लिए क्या करना चाहते हो? आप किताब पढ़ रहे हो। तो ये किस तरीके का लक्ष्य होता है भाई? ठीक है, एक प्रश्न ऐसा आया जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप इस चीज को समझना चाहते हो कि हाँ यार, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, और उस चीज को कहीं नहीं पाते हो आप, और आप जाते हो किताबों में, और यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और यहाँ पर नोट्स, यहाँ पर आप तलाशने के लिए मान लो चले जाते हो। तो जब यहाँ पर तलाशने के लिए जाते हो तो ये क्या करना चाहते हो आप? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। ठीक लग रहा है कि हाँ, आप कहीं ना कहीं आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो, अवॉइड कर रहे हो, अवॉइडेंस ओरिएंट मास्टरी गोल्स, परिहार उन्मुख महारत। आप अवॉइड कहाँ कर रहे हो? आप अवॉइड करते तो पढ़ने ही नहीं जाते, आप तो जाना चाहते हो ना, सीखना चाहते हो। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, प्रदर्शन की दिशा में। प्रदर्शन की बात तो हो ही नहीं रही ना यहाँ पर, ठीक है, प्रदर्शन की बात कहाँ हो रही है यहाँ पर? किसी भी तरीके के अप्रोच की बात ही नहीं हो रही है कि आप अप्रोच हम किसी चीज के बारे में करते हैं, किसी चीज के बारे में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। अब यहाँ पर भी अवॉइड हो गया। आंसर नंबर फर्स्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए, ना कि 3। अगर 3 होता है तो देखते हैं क्या होता है। चले, 3 होगा ही नहीं, आंसर नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, क्योंकि महारत हासिल करने के लिए अप्रोच जो है वो मास्टर को लेकर के है, ना कि आपका परफॉर्मेंस को लेकर के है। ठीक है, तो आप मास्टरी चाहते हैं, इस वजह से किताबों को पढ़ना चाहते हैं, ना कि परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आप अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, और जिज्ञासा शांत होगी क्यों होगी? क्योंकि आप उस चीज में मास्टर बनना चाहते हैं। परफॉर्मेंस करना होता तो आप चीजों को सीखते, ना कि जिज्ञासा को शांत करते। आंसर नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, विषय बहुविषयता और समग्र शिक्षा। तो देखिए, कठोर पाठ्यक्रम, नई शिक्षा नीति, कहीं ना कहीं इसको देखोगे बोरिया में भर करके और गढ़ा में फेंक दिया गया है, सिद्ध भाषा में अगर मैं बात करूं तो कठोर पाठ्यक्रम बहुत ही वाहियात चीज है और इसको यहाँ पर डिनाई करा गया है। ठीक है, बहुविषयता, ठीक है, बहुत तरीके के विषय के बारे में बात करी गई है, और समग्र शिक्षा मतलब कि हर तरीके से होलिस्टिक एजुकेशन की बात की गई है। परीक्षा की ओर तो बिल्कुल नहीं भागना है आपको। परीक्षा देखो, आप कितने सारे लोग डिग्री लेकर के बैठे हैं, आपने परीक्षा पास नहीं करी है, बट फिर भी नौकरी के लिए लाले पड़े हैं ना। क्यों पड़े हैं? रीजन है, परीक्षा से जीवन में सफलता नहीं मिलती, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा पास करने के बाद भी हैप्पी हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो जिंदगी की सच्चाई को जानते हैं कि नौकरी ही आपको डिसाइड नहीं करेगी कि आप जीवन में कितने खुश हो नहीं हो। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं कामयाब बना। अबे क्या कामयाब बने तुम? मान के चलो कोई व्यक्ति है जो 2000 करोड़ की कंपनी बना लेता है, मैं कामयाब कैसे बना? देखिए, अरे कामयाब नहीं है, आपने पैसा कमाया 2000 करोड़ रुपए, और पैसा कमाना कामयाबी नहीं है। आप देखोगे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं और घर के अंदर बंद होते हैं, क्या कामयाबी है? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं और जीवन को इतना तरीके से जीते हैं ना कि मजा आ जाता है देख करके, और ऐसा लगता है यार वाकई में जीवन ऐसे होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस चीज को बनाया है, और टाइम, जो भी चीज है ना, हर एक चीज टाइम लेती है। ठीक है, तो सफलता के लिए जरूरी नहीं आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं और अच्छा पैसा कमा ले तो ही आप सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए नई शिक्षा नीति परीक्षा पर तो कभी भी बल नहीं देती है। आपने स्टार्टअप कर लिया, बिजनेस खोल दिया, चाय बेच दिया, पैसा कमा लिए, तो क्या हो गया? आप सक्सेसफुल लाइफ जी लिए? ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत लंबा प्रोसेस है। 1 साल 2 साल पैसे कमा लेने से, 4 साल पैसे कमा लेने से नहीं, लॉन्ग टाइम तक आपको एक चीज को लेकर के मेंटेन करना है, और वो चीज होती है आपका माइंड। अगर वो आपका संतुष्ट है तो आप जीवन में कभी भी सफलता से वंचित नहीं रह सकते। आप सफल मानिए अपने आप को। योगात्मक तरीके मतलब कि वही है, समेटिव मेथड मतलब कि रिजल्ट को चेक करना, भाई आप कितने नंबर लाते हो, आपका दोस्त कितना नंबर लाता है, आप 80 लाते हो, दोस्त 81 लाता है, तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस तरीके का आकलन, इस चीज पर बारे में बात नहीं करी जाती है, ये भी गलत है। आंसर नंबर जो होगा राइट आंसर 2 होगा। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, अरे यह मेरे लिए है, लड़कियां कार से नहीं खेलती। ये क्या वाक्य दर्शाता है? लचीलापन नहीं, प्रासंगिकता नहीं, रूढ़िवादिता। ठीक है, स्टेरियोटाइप, सोच ही ऐसी है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन में ही इस चीज के बारे में बता दी गई। 1 साल 2 साल की, 3 साल की जब थी तो उसको कार कभी मिला ही नहीं, उसको तो हमेशा गुड़िया ला दिया गया। और जब भी आप देखोगे, अपने घर में भी देखोगे, जब भी मम्मी लोग जाती हैं तो एक बच्ची जो होगी उसके लिए गुड़िया लेकर के आएंगी और बच्चे के लिए कार लेकर के आएंगी। और ये चीज है और ये रियलिटी है। सिंपल सी बात है, जब बच्चा जो सीखेगा वही तो होगा ना। ठीक है, आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा।
कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? अब कक्षा में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, 30 बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है, 30 बच्चे हैं मेरे पास। इन 30 बच्चों में अगर मैं मान के चलता हूं, ठीक है, कि इनमें संस्कृति और भाषाई भिन्नता को ध्यान में रखना है। आपकी संस्कृति, ये कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई किसी कास्ट से है, कोई किसी कास्ट से है, सबकी भाषाएं अलग हैं, उन सबका मैं ध्यान रख रहा हूं यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए कि प्रभावी हो जाए नीति? 3 तो गलत होगा, 1 बढ़िया होगा भाई। अब कौन सी ऐसा बढ़िया वाला ऑप्शन है जिसको हमें टिक करके 1 नंबर लूटना है? तो मानकीकृत और कठोर पाठ्य, ऐसा कठोर पाठ्यचर्या बना दो कि किसी को समझ में आए, किसी को ना समझ में आए, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग है, गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देशों के तरीकों का उपयोग, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना, ये तो गलत हो जाना, बिल्कुल गलत है। विभिन्नताओं का अभाव के रूप में न दिखना, ये वाला जो होगा राइट आंसर होगा। निर्देश के तरीकों का उपयोग करोगे तो ये भी गलत आंसर है यार। तो विभिन्नता है, अब विभिन्नता यहाँ पर है, जैसे कि मान के चलो कि ये कोई बहुत सारे बच्चे, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से अपने कल्चर को बताता है, अपने कल्चर से सीख के आता है, उसकी भाषा अलग अलग है, तो उसको हम अभाव के रूप में नहीं देखेंगे कि यार ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर। पता चले कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई उर्दू, फारसी, सब कुछ बोल रहे हैं सब ये, ठीक है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई खड़ी भाषा बोल रहा है, कोई तो अपने आप को एकदम अमेरिकन इंग्लिश मैन समझ रखा है। तो इन सब चीजों को अच्छा मानना है, क्योंकि एक बच्चा उर्दू बोलता है, कोई बच्चा संस्कृत बोलता है, कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो एक दूसरे को सीखेंगे। अरे अस्ति, अस्ति मतलब है, अच्छा, तो घर में जाके बोलेगा अस्ति, कार किसका है, कार किसका, अस्ति, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक बच्चे क्रिएटिविटी का माहौल घर में क्रिएट करते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच, आपको पता ही है, आपने भी बचपन में ये चीज देखी हो, कोई चीज जानते हो तो सबके साथ शेयर करने की कोशिश करते हो। राइट आंसर, आंसर नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो चीजें ऐसे सिखानी पड़ती है बच्चों को, बच्चे क्रिएटिव होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है क्या भाई? शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना महत्वपूर्ण है। तो नई शिक्षा नीति रैंक देने के बारे में बात नहीं करती है, गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ठीक लग रहा। बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए निश्चित अवधि में बच्चों का पता लगाइए, ये मुझे गलत लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गलत लग रहा है कि नहीं। देखते हैं, निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण, देखते हैं। अभी वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, गलत बात है। औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से ही आप शैक्षणिक वर्ष में ली जाने वाली, उससे मतलब कि माध्यम से किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? शैक्षणिक वर्ष में एक बार में ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है, बट फिर भी इस चीज को समझिए कि शैक्षणिक वर्ष जो चल रहा है उसमें एक बार ली जाने वाली परीक्षा जो है औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक बार ली जाने वाली परीक्षाएं जो है औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से करना चाहिए। देखिए, किसी भी बच्चे का परीक्षा लेना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औपचारिक तरीके से परीक्षा ले। औपचारिक मतलब होता है अमूर्त, जो कि विद्यालय की परीक्षा होती है। तो परीक्षा को हर तरीके से आपको लेना है बच्चों को। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाना है, तो बिल्कुल ठीक है, एक निश्चित अवधि में बच्चों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, तो सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र कैसे हो सकता है? सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र हो जाएगा तो बच्चा कैसे सीखेगा यार, ठीक है। तो बच्चे को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना पड़ेगा। ये गलत लग रहा था, बट मुझे लग रहा है कि यही सही होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, चलिए देखिए, यही सही होगा भी। सिंपल सी बात है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि जैसे निश्चित अवधि में कैसे बच्चा सीखेगा, बच्चे को ना खुला छोड़ दो, कोई भी अवधि बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि बच्चों की प्रगति की बात की जा रही है। जब बच्चों की प्रगति को ध्यान में रखा जाता है तो नई शिक्षा नीति इसी चीज के बारे में बात करती है, बच्चों की प्रगति की। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, क्षमता आधारित कठोर समूहन, ये गलत लग रहा। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान रखना, गलत बात है। ध्यान रखना और सम्मान करना, सम्मान करना तो ठीक लग रहा है यार। रुको आगे देखते हैं। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल हो गया, ये भी गलत है, गलत हो गया ये। जिन्हें दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़िवादिता बनाना, गलत है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर 2। कहने का मतलब है कि आप अगर व्यक्तिगत मतभेद है आपका और मेरा, तो हमें सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का। बोलते हैं ना मतभेद है, मतभेद है, मनभेद है, ऐसा कुछ करके बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का सम्मान करना चाहिए। आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा कि व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को।
ठीक है, उनका सम्मान करना पड़ेगा, ध्यान नहीं रखना है, सम्मान करना उस चीज का। कौन सा ऐसा व्यवहार है जो पठन वैफल्य की पहचान करता है? तो वो है डी को बी लिखना, 21 को 12 लिखना, यही वाला जो होगा पठन, हाँ, पठन वैफल्य की पहचान करता है। ठीक है, ये वाला आंसर जो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। कम अवधि ध्यान, ये तो ADHD का है, बार बार स्वभाव को बदलना है, ये भी कोई मतलब नहीं, अपमानजनक शब्द ये भी नहीं मतलब है। तो बी को डी लिख देना है और 21 को 12 लिख देना है, ये पठन वैफल्य की पहचान है, मतलब डिसलेक्सिया की पहचान, सॉरी, पठन वैफल्य नहीं होना चाहिए यार यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डिस्ग्राफिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर या तो पठन वैफल्य है तो यहाँ पर पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर पढ़ना होना चाहिए, पढ़ना। ठीक है, चलिए आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अंत भला तो सब भला, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजन और ग्रहणशील संसार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशलों में चुनौती। तो एक बच्चा है स्वलीनता, स्वलीनता वो होता जो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। तारे जमीन पर जो बच्चा था उसको स्वलीनता था, उस चीज को आप देख लीजिएगा, एक बार फोटो वगैरह आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो देख लेंगे, यूट्यूब पर भी देख लेंगे किस तरीके का बच्चे एक्टिविटी होती है। ये सब चीजें आप लोग खुद क्रिएटिविटी के तौर पर करिए, जो चीज आपको नहीं पता ना उसको एक बार दूसरे टीचर से मत ढूंढिए, टीचर तो पढ़ाएगा, बहुत सारे वीडियोज हैं अवेलेबल, उनको देखिए और उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र से चुनौती की जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, चुनौतियां क्या हो सकती हैं, बच्चों के लिए क्या चुनौती है, कैसे पहचाना जा सकता है कि वो इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रहणशील संचार में चुनौती। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, दिनचर्या तो अपना करते ही है लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्शन ही नहीं कर पाते। जब आपसे मैं बात करूंगा, आप मुझसे बात करोगे तभी तो सीखोगे, लेकिन नहीं बात करोगे तो कैसे सीखोगे? तो सिंपल सी बात है, वो ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये अभिव्यंजन बताओ ये क्या है? तो ये वो दोस्त होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अभिव्यंजन मतलब होता है एक्सप्रेशन। तो ये कोई भी चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ना ही इंटरेक्शन करते हैं समाज के लोगों से, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये लोग ना इन बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम से पीड़ित हो जाते हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, लोगों के सामने जाने से डर लगने लगता है। तो ये वाला जो आंसर होगा वो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दिनचर्या का पालन कर लेते हैं, सूचनाओं को याद रखने में चुनौती, ऐसा नहीं हो सकता है वो चीजों को याद कर ले, बस वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। स्थूल गत्यात्मक मतलब चलना फिरना उनके लिए मुश्किल का, ऐसा नहीं है, चल फिर सब लेते हैं, बस ये है कि चीजों को समझ नहीं पाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं या लोगों से ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ना ही अडॉप्ट करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 300 और 300 ये कंप्लीट हो गया। चलिए मैंने अपना कोटा पूरा किया और मैंने अपना टारगेट पूरा किया। PDF जो है आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जुड़ सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलता रहता है, नोट्स आप पढ़िए जाकर के। दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, ख्याल रखेंगे अपना।